जी हां, चुनावी शंखनाद हो चुका है। कई राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान करके ये बता दिया कि राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दें। हर जगह शोरगुल मच रहा है, मंच सज चुके हैं। राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बयानबाजी की दुकानें एक बार फिर शुरू हो चुकी हैं। जहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो बिहार में भी उपचुनाव होने हैं और 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस उपचुनाव से पहले एक बड़ा, मैं अगर कहूं तो सियासी खेल हो गया है। और वो सियासी खेल क्या है, आज विस्तार से हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए, हमारे सहयोगी अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, चारों तरफ हम देख रहे हैं कि चुनाव का शोरगुल हो रहा है, राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान सामने आ रहा है। लेकिन ऐसे में बिहार से एक खबर सामने आती है जिस पर चारों तरफ चर्चाएं हो रही है, और वो खबर ये है कि जो इमामगंज विधानसभा सीट है, इस पर आगामी जो उपचुनाव होने वाले हैं, मांझी जो है उन्होंने अपनी बहू दीपा को यहाँ से उतारा है, जिसके बाद जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती चली जा रही है और आरक्षण जैसा मुद्दा भी कहीं ना कहीं इसमें उठ रहा है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल राहुल, और जाहिर बात है कि जो इमामगंज की सीट है यहाँ पर लगातार चर्चा इस बात को लेकर है कि उपचुनाव में मांझी, हालांकि जब एमपी बने थे उसके बाद इस सीट से उपचुनाव कौन लड़ेगा इसको लेकर लगातार कहने की सबकी नज़रें बनी हुई थी। लेकिन जिस तरह से फैसला हुआ है कि यहाँ से मांझी की बहू यानी दीपा मांझी वहाँ से चुनाव लड़ेगी, अब जैसे उनका नाम फाइनल होता है उसके बाद तुरंत जो कह सकते हैं एलजेपी-आर के जो सांसद हैं चिराग पासवान के जो बहनोई हैं अरुण भारती, वो एक बड़ा सवाल उठाते हुए नजर आते हैं कि भाई जितन राम मांझी तो बड़े पक्षधर थे कि भाई आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, आरक्षण वर्गीकरण होना चाहिए और इसका लाभ उन जातियों को मिलेगा जिन तक जो है लाभ नहीं पहुंचा है। अब आखिर जब इस सीट के ऊपर किसी प्रत्याशी को उतारने की ज़रूरत थी तो आखिर मांझी ने उन पिछले या उन कह सकते हैं कि आज तक जिनको लाभ नहीं मिला आरक्षण का, उनको बुलाकर टिकट क्यों नहीं दिया। अब जिस तरह से उन्होंने तंज कसा है इसके ऊपर जितना मांझी की तरफ से कहा गया है कि भाई हम दामाद जी की इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, हम इस पे बात नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर हम अगर माहौल को देखें तो जिस तरह से आपने कहा भी कि आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से उभर के सामने आ गया है, और अगर आरक्षण का जिक्र आपने कर दिया राहुल, तो हरियाणा को हमें याद रखना पड़ेगा। हरियाणा में तुरंत नायब सिंह सैनी ने आरक्षण जारी कर दिया है कि 10% जो दलित हैं उनको और 10% उनको जिन दलितों को आज तक कोई लाभ ही नहीं मिला उनको हम आरक्षण देंगे। तो ये जो सवाल बन के आ रहे हैं, ये सवाल बन के उठ रहा है, ये कहीं ना कहीं अब ये भी बताता है कि क्या एनडीए के जो गठबंधन में लोग हैं, क्या उनके बीच में लगातार तालमेल जो है वो खत्म होता चला जा रहा है, आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या वो ख़त्म होती जा रही है। बिहार में 4 सीटों के ऊपर चुनाव है, चारों सीटों का आकलन करें तो एक सीट के ऊपर जो है मांझी ही जीते हुए थे, यानी कि एनडीए कुनबे की एक सीट नज़र आती है, बाकी 2 पे आरजेडी और 1 पे जो है कह सकते हैं कि भाकपा के जो प्रत्याशी हैं वो जीते हुए नजर आए थे। तो यहाँ स्थिति ये बन रही है कि क्या वाकई में बीजेपी अपना कोई इम्पैक्ट डाल पाएगी, बीजेपी अपना कोई इम्पैक्ट छोड़ पाएगी। और साथ में जिस तरह से परिवारवाद को लेकर लगातार मुझे याद आता है जब जीतन राम मांझी ने एक बात कही थी लालू यादव परिवार के ऊपर कि वो सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को ही कामयाब करना चाहते हैं, बाकी बिहार से उनको कोई मतलब नहीं। अब जरा जीतन राम मांझी के परिवार पर गौर करें तो जीतन राम मांझी के बेटे नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उनकी जो है जो और भी परिवार से जो है कह सकते हैं कि एमएलए हैं। इसके अलावा उनके जो बेटे के जो सास हैं वो भी शायद पॉलिटिकल एक्टिव हैं और काफ़ी बड़े पद पे हैं। इसके अलावा आप देखिए दीपा जो निकल कर राजनीति में आ ही गई है। तो ये जो तमाम सवाल हैं ये इसलिए भी उठ के खड़े होते हैं राहुल कि आप दूसरों पर तो बड़े आराम से बयानबाजी करते हैं कि परिवारवाद है, ये वाद है, वो वाद है, लेकिन जब आपके ऊपर बारी आती है, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करना पड़ता है, तो कदम आप अपने पीछे खींच लेते हो। और दीपा मांझी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसका विरोध खुद उन्हीं के सहयोगी दल यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के सांसद ने करके कहीं ना कहीं बता दिया है कि जहां पर उनको अपना विचार रखना है। जैसे हमने पहले भी देखा कि चिराग पासवान अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, वही तर्क, वही बात को उनके पार्टी के सांसद और खुद चिराग पासवान के जो बहनोई हैं, जीजा जी हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अब जीतन राम मांझी की आंखें
क्यों बंद हो गई? जी सर, बिहार में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर लगातार बहुत सारी खबरें हमारे पास भी जी। सामने आ रही हैं। हमारे तमाम जो सहयोगी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। ऐसे जी। में थोड़ी सी जानकारी मैं साझा दर्शकों के साथ करना चाहूँगा कि जीतन राम मांझी ने जैसे ही इमामगंज से मंत्री बेटे की पत्नी को टिकट दिया और बेटे ने फोटो छापा, तो चिराग के जो सांसद है बहनोई अरुण भारती, उन्होंने कहा कि उप वर्गीकरण के समर्थक जीतन राम मांझी को उप वर्गीकरण सबसे पहले यहाँ लागू करना चाहिए। अरुण भारती के कहने का आशय यही था कि मांझी अगर कहते हैं कि आरक्षण का लाभ सिर्फ कुछ जातियों को मिला, तो उनको टिकट परिवार के बाहर के लोगों को देना चाहिए था। तो सर ये एक बहुत बड़ी देखिए, वही बात मैं आपसे कह रहा था कि इसी बात को लेकर उन्होंने कोट किया कि भाई देखिए, जब आप इतनी वकालत करते हैं, इतनी हिमायत करते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके लिए ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई वर्गीकरण होने से फ़ायदा हो जाएगा, जिन लोगों को आज तक लाभ नहीं मिला उनको लाभ मिलेगा, तो अब यहाँ पर अगर मौका था तो आपने वो लाभ क्यों नहीं दिया? तो देखिए, दोहरी जो बात है वो निकल कर सामने आती है। और दूसरी बात की, जैसे मैंने कहा कि लालू यादव परिवार के ऊपर खूब टूट पड़ते हैं कि परिवार वहाँ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब अपने कुनबे की बात आती है तो बीजेपी भी चुप्पी साध लेती है। बीजेपी के नेताओं को आप देखिए, अभी कल ही मोदी जी ने महाराष्ट्र में कहा है कि परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ने देना, लेकिन अगर हम परिवारवाद की बात करें तो बीजेपी की सहयोगी जितनी पार्टियां सब परिवारवाद का एग्जाम्पल निकल के सामने आता है। मांझी की पार्टी आप देखिए, आप चिराग पासवान की पार्टी देखिए, आप एक तरीके से जयंत चौधरी देखिए, ओपी राजभर देखिए, अनुप्रिया पटेल देखिए, संजय निषाद देखिए, सब क्या है ये सब जातिवादी तो है, वो परिवारवादी तो और क्या है इसके अलावा? तो ऐसे में बीजेपी अपने दामन के दाग नहीं देखती, दूसरों के दाग बहुत जल्दी देखते हैं। और वहीं जिस तरह से आरजेडी के ऊपर आरोप लगे थे और जो बातें कहीं ना कहीं जितना मांझी ने कही थी, अब पलट के उनके ऊपर आती हुई नजर आती है कि भाई जब आप अपनी पार्टी में इस लेवल पे परिवारवाद करते हो, एक टिकट भी आप किसी और कह सकते हैं दलित समुदाय के व्यक्ति को नहीं दे सकते, तो फिर वर्गीकरण करने की बात क्यों कहते हो? और ये सारी बातें कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी के या उन्हीं के कह सकते हैं सहयोगी दल है वो कहते हुए नजर आते हैं। और इसलिए पूरे बिहार में इसकी हलचल मचती हुई नजर आ रही है कि आखिर यहाँ पर मांझी कहीं ना कहीं अपने ही बनाए जाल में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये जाल कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर ना आ जाए, क्योंकि यहाँ से इंडिया गठबंधन ने भी अपना जो कह सकते हैं कि मांझी समुदाय से प्रत्याशी को उतार दिया है, जो अपने आप में जीतन राम मांझी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आप देखना होगा कि जब चुनाव होगा तो क्या दिलचस्प चुनाव होता हुआ नजर आता है, क्योंकि चुनावों की तारीख 13 जो नवंबर है वो सामने आ चुकी है। यहाँ से सारा गुणा गणित लगना शुरू हो गया है, प्रत्याशियों के नामों का अनाउंसमेंट शुरू हो गया है, नामांकन कहने को शुरू हो गए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई कह सकते हैं कि जो जीतन राम मांझी हैं वो कोई बड़ा यहाँ पर उनकी पार्टी या कह सकते हैं उनकी बहू यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी, या फिर इस बार उनको मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि उनके कथनी में और करनी में जमीन आसमान का अंतर। दूसरों के अंदर वो परिवारवाद तो तलाशते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर जो परिवारवाद उसको तलाश नहीं करते। अरुण भारती ने जो बात कही है वो सटीक बात कही है कि भाई आप दूसरे दलों में तो बड़े आराम से दूसरे दलों को कहते हो कि उनके अंदर परिवारवाद है, आप जब परिवारवाद करते हो उसके अंदर कोई आपको खामी नजर नहीं आती। आरक्षण के मुद्दे पर आप कहते हो कि हाँ वर्गीकरण होना चाहिए, जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है उनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है आपको अपना परिवार याद आता है। तो ये जो पूरा मामला है राहुल, ये बिहार के अंदर कहीं ना कहीं खलबली मचा रहा है। बीजेपी भी इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि बीजेपी अगर बोलेगी तो वो भी अपनी ही बनाए हुए जाल में कहने में फंसती हुई नजर आएगी। तो यहाँ जो चुनाव है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। साथ में बिहार के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से सियासी माहौल बन चुका है, अभी तो उपचुनाव है, साल भर के अंदर वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो ये तमाम तरह की जो राजनीति में निकल कर सामने आ रही है, लेकिन जीतन राम मांझी ने जो बात कही थी मुझे ऐसा लगता है कि अपने बने बनाए जाल में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी देखिए, परिवारवाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फंसती नजर आ रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पहले विपक्ष को परिवारवाद के मामले पर घेरती थी। लेकिन सर मैं दो बड़े और चेहरों का थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान। ये दोनों बड़े चेहरे भी अब बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में हम देखते हैं कि जहाँ एक सीट जो है एलजेपी को दी जाती है, उसके बाद चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के मामले पर खुश नज़र नहीं आ रहे। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का भी जिक्र कर लेते तो उन्हें भी इक्का दुक्का सीटें देकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी टरका रही है, सर इसका क्या आने वाले समय में बीजेपी के लिए नुकसान होता नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, बिल्कुल इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बीजेपी से जेडीयू 12-13 सीटें मांग रही थी, झारखंड में 2 सीटें मिलती हैं, एलजेपी 4-5 सीटें मांग रही थी, 1 सीट मिलती है। हम बिहार में आकर देखें तो अभी हालांकि
कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन अभी से उसकी जो है ज़मीन है वो तैयार होती हुई नजर आती है। चिराग पासवान 100 सीटें कहते हैं और जेडीयू भी कम से कम उनसे ज़्यादा सीटों की डिमांड करेगी। तो ऐसे में लगातार अभी से तनातनी का माहौल बन रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी अपने सहयोगी दलों को नहीं साध पाई तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर चिराग पासवान बीजेपी से हटे तो यहाँ बीजेपी के लिए भारी नुकसान हो सकता है। साथ में जेडीयू ने अगर एक तरीके से कहा जाए कि बीजेपी का दामन छोड़ा तो विधानसभा चुनावों के अंदर बीजेपी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी किसी भी तरह से अपने सहयोगी को अपने दूर नहीं रखना चाहती, किसी भी तरह से अपने पास लेकर आती है और तमाम बातें इनकी मानती हुई दिखाई पड़ती है। तो फिलहाल देखा तो यही जा राहुल की बीजेपी को ज़रूरत है, और ज़रूरत सबसे बड़ी कह सकते हैं कमजोरी होती है किसी की भी, कि ज़रूरत के समय पे आपको नाक रगड़ना पड़े तो आप वो भी करते हुए नजर आते हैं। यही इस समय देखने को मिल रहा है कि चिराग पासवान जो भी बात कहते हैं बीजेपी या तमाम जो बड़े नेता हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो फिलहाल बीजेपी के लिए मजबूरी है कि वो इनको साथ लेकर चले, क्योंकि इतनी सारी बयानबाजी के बावजूद भी अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस कशमकश के दौर से बीजेपी गुजर रही है। वहीं जेडीयू की बात करें, जेडीयू भी ज़रूर चाहती हो कि भाई उनको भी बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ा मुकाम मिलता हुआ नजर आए। तो तमाम तरह की परेशानियां जो बीजेपी के लिए हैं, आने वाला विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने बारीकी से बिहार उपचुनाव का तो विश्लेषण के साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी के साथ जो दो बड़े चेहरे जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, चाहे मैं नीतीश कुमार का जिक्र कर लूँ, चिराग पासवान का जिक्र कर लूँ, इनके अलग होने से कितना बड़ा असर दिल्ली पर दिखता नजर आएगा। आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।